हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि हम लोग डिस्कस करें। इसमें इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स डिस्कस करें। ये 10th जैन तक जो करंट अफेयर्स है वो वाली मैगजीन है, और जब अप्रैल लास्ट तक आएगी उससे भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो पूरा नहीं हम करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट से या जबरदस्ती डिस्प्लेस करवाया जाता है कुछ लोगों को या पूरा का पूरा कम्युनिटी को। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिपोर्ट दिया है, और ये कुछ पहले तो कुछ डेटा दिया है। ये इससे कभी भी पीटी में क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में भी आपको एक दो फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 30% ऑफ प्रोफेशनल बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, और 48% इंटरनली डिस्प्लेस्ड हाउस होल्ड की इनकम कम हो जाएगी जो पहले डिस्प्लेसमेंट से पहले थे। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। उसके अलावा 5 सजेशन दिए गए हैं, ये भी याद रखने, ये मेंस में काम आएगा कि गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन की, और बिल्डिंग कोहेजन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगूर सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो एक रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड सॉइल डे 2022 जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है, उन्होंने ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सॉइल निकाला, ठीक है ना। और बोला कि अभी ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा रिस्क में है। तो और ये कुछ डेटा दिया, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये बोला कि 10% ऑफ टोटल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये ब्लैक सॉइल ही करता है, ठीक है। मतलब जितना कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है वो ब्लैक सॉइल ही करता है। ये डेटा याद नहीं रखा है। उसके बाद स्टेट ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस का क्या स्टेट है, क्या पैसा कहाँ से आ रहा है नेचर को सुधारने के लिए, इसका रिपोर्ट किसने निकाला, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये रिपोर्ट निकाला यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये सब मिलके रिपोर्ट निकाला। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है, ये सेकेंड एडिशन है, याद रखें। पहले एडिशन भी निकला था, सेकेंड एडिशन है। ये बता रहा है कि क्योंकि ये डेटा वगैरह सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल याद रखना। पब्लिक सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इन्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत ना पहुंचाए। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए 83% पैसा आता है, प्राइवेट फाइनेंस से 17% इन्वेस्टमेंट आता है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में कौन कौन देश पैसा देते हैं, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान और जर्मनी, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये कई सारे रिपोर्ट निकालते हैं। 1972 में 5 जैन 1972 में इसका गठन किया गया। बहुत सारे रिपोर्ट निकालते हैं, लाइक इमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में, नैरोबी केनिया, ठीक है। एक इनिशिएटिव है सैम इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किसका है पता है आपको, मैनग्रोव को रीस्टोर करने के लिए। और ये सुंदरबन का जो मैनग्रोव है ना, सुंदरबन मैनग्रोव, जो कि आपको पता है 40% इंडिया के पास है, 60% बांग्लादेश के पास है, और दोनों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया कर रखा है। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था एक बारी, कि किस देश ने पहले डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबन को। इंडिया पहले किया 1987 में, बांग्लादेश 10 साल बाद किया 1897 में। इनिशिएटिव क्या है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, ध्यान देना, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। तो ये इनिशिएटिव तो पहले था, लेकिन इस इनिशिएटिव को मैनग्रोव के जो सुंदरबन का मैनग्रोव है ना, उसको रीस्टोर करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब लोग सहायता कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश। उसके साथ ग्लोबल नेचर फंड इसमें थोड़ा बहुत कोलैबोरेट करेगी, मतलब पैसा देगी, और बांग्लादेश का एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमें पता है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया ने 1987 में और बांग्लादेश ने 1997 में। उसके अलावा COP 15 किसका है,
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बाद है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कहाँ पे हुआ ये कॉन्फ्रेंस? कुनमिंग चाइना में। इसीलिए जब कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आया ना, उसमें आपको क्या दिखेगा? कुनमिंग डिक्लेरेशन दिखेगा। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस कंक्लूड कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। कुनमिंग मॉन्ट्रियल, इसीलिए नाम क्या है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी आपने सुना है, GEF, ये पैसा देता है ना, ये इसके लिए भी पैसा देता है। ग्लोबल पांच जो कन्वेंशन है ना, उसके लिए पैसा देता है। उसमें ये भी आता है, मीनावाता भी आता है, ऐसे कई सारे आते हैं। उसके अलावा इसमें 4 गोल और 23 टारगेट दिया गया, ये याद नहीं रखना। बट 4 गोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस के लिए। पहला क्या है? 30x30 डील। सिंपल पूछा जा सकता है 30x30 डील किस कन्वेंशन के अंतर्गत आया? तो इसमें 30x30 क्या है? 2 30 की बात कर रहे हैं। पहला 30 क्या है कि 30% जो ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड है, खराब हो चुका है ग्लोबली, उसको ठीक करो, उसको रीस्टोर करो 2030 तक। और उसका 30% एरिया जो कि ठीक है, उसको कंजर्व और मैनेज करो 2030 में। इस 30% एरिया में टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर, कोस्टल और मरीन वाटर सब कुछ आ जाएगा। उसके अलावा पेस्टिसाइड का जो रिस्क है ना, उसको 50% तक कम करना है 2030 तक। ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ कंजम्पशन को 2030 तक कम करना है। सेफ, लीगल एंड सस्टेनेबल यूज एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पेसीज करना है 2030 तक। तो 30x30, तो सब टारगेट 2030 तक का है, हमें पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? COP27, ये किसकी बात कर रहा है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो COP27 हुआ ना, कहाँ पे? शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ। चलिए COP27 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये 6 से 18 नवंबर के बीच हुआ, ठीक है, शर्म अल शेख इजिप्ट में। पहला COP कब हुआ? बर्लिन में हुआ, याद रखिए। और 26वां हुआ ग्लासगो में, और 28वां होने वाला UAE में, याद रखना है आपको। एजेंडा क्या था? एजेंडा याद रखिए, मिटिगेशन एजेंडा है, एडेप्टेशन, फाइनेंस, लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं। उसके बाद जो मेजर इनिशिएटिव है ना, इस इनिशिएटिव से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जितने इनिशिएटिव है ना 5-6, उसमें से एक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान के चलो। पहला है मिटिगेशन की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं वो ट्रैक पे नहीं है। उससे जो 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस हम चाह रहे हैं कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के से टेम्परेचर, जैसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जितना है ना, उससे 1.5 या मैक्सिमम तो 2 ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा होगा तो फिर हमारे लिए स्थिति खराब हो। तो बोला कि हम जो कदम उठा रहे हैं ना, उससे ये सॉल्व होने वाला नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने बोला है वो सॉल्व होने वाला नहीं है। उसके बाद एडेप्टेशन क्या है? COP26 में जो ग्लासगो हुआ, शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम, कि ग्लासगो से जो शर्म अल शेख प्रोग्राम है, मतलब ग्लासगो में मीटिंग हुआ, उसके बाद जो शर्म अल शेख में होने वाला है, उसके बीच जो हम क्या करें, जो भी प्रोग्राम है, और एस्टैब्लिश टिल टू डिफाइन द ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन एंड सेटअप रोबस्ट ट्रैकिंग। भाई जो भी एडेप्टेशन प्रोग्राम चला रहा है ग्लोबली, और उसका ट्रैक भी जरूरी है, उसकी बात करें। फाइनेंस की बात करो कि भाई डेवलप्ड कंट्री इतना टारगेट रखे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, जो कि डिटरमाइन किया गया था 2009 तक, बट अभी भी डिलीवर नहीं किया गया है। एक्सपेक्टेड है कि डिलीवर 2023 तक हो जाए, मतलब ये जो भी वादा है ये पूरा हो जाए। लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं। At COP27, the G77 and China negotiating bloc had demanded for a loss and damage finance facility। भाई जो लॉस किया है, जो डैमेज किया है, वो उसकी भरपाई करे, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट को जो लॉस किया है वो उसकी भरपाई करे। अब क्या है मेजर इनिशिएटिव, क्या क्या लिया गया? पहला मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ध्यान देना, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। सबसे पहले किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? UAE, इंडोनेशिया, और इसमें है कौन कौन? इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन, ठीक है ना। चाहते हैं कि मैनग्रोव का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाए, और इसके रोल के बारे में लोगों को अवेयरनेस करवाया जाए कि मैनग्रोव क्या कर सकता है, बहुत सारे कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है, और ये बहुत पोटेंशियल सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए।
मैनग्रोव क्लाइमेट प्रोग्राम, मैनग्रोव जो अलायंस फॉर क्लाइमेट है ना, इसके अंदर क्या किया रहा है, यूएई प्लेज कर रहा है कि वो प्लांट करेगा 100 मिलियन मैनग्रोव, 100 मिलियन मैनग्रोव प्लांट करेगा। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट है अवेयर, फुल फॉर्म क्या है? एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। ठीक है, तो सिंपल समझो, इसको सपोर्ट भी कौन कर रहा है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल। अवेयर सिंपल पूछे नहीं, किसके लिए है? वाटर को कंजर्व करने के लिए रिलेटेड है। और ऐसे प्रॉब्लम जो वाटर रिलेटेड है ना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उस सब को ये बताएगा, एड्रेस करेगा। इसका एम क्या है कि सक्सेसफुली आउटकम देगा एट 23 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर में। नेक्स्ट क्या है? लॉस एंड डैमेज। इस लॉस एंड डैमेज में सिंपल बता रहा है कि इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप मिटिगेशन करते हो, ग्रीन हाउस गैस को कम करते हो, या आप एडेप्टेशन करते हो, दोनों चीज करना होगा। इसके अलावा भी और कई चीज करना होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। देखो, इट वाज लॉन्च बाय कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान देना, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट द इंडियन पवेलियन COP27 शरम अल शेख इजिप्ट में। उसके बाद ये क्या है? मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, ध्यान देना, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है। और किसके सपोर्ट पे बनाया गया है? एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? देखो, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, ये सपोर्ट से, लेकिन मैनेज दूसरी करती है यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस, ये न्यूयॉर्क में है। ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है? ये फंडिंग मैकेनिज्म है, क्लाइमेट डिजास्टर को फंड करती है, मतलब रोकने के लिए। कोऑर्डिनेटर क्या है? ग्रुप ऑफ 7, और जो V20 ग्रुप है ना, क्लाइमेट वनरेबल कंट्री, ये लोग सपोर्ट करती है। देखो, V20 group are the established with the inaugural meeting of the V20 Minister of Finance of Climate Vulnerable Forum in 2015 at Lima। टोटल मेंबर कितने? 58 है। इंडिया मेंबर नहीं है V20 का, याद रखना। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म का है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसने लॉन्च किया फर्स्ट ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म फॉर 2023 to 2027। किस पे फोकस करेगा? हाई पोटेंशियल सेक्टर और हाई पोटेंशियल एक्शन, किसी भी सेक्टर में हो। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की बात करते हैं। ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? सबसे पहले याद रखिएगा, बट अब इसमें कई और कंट्री ने ज्वाइन किया है। ऑफशोर विंड अलायंस की बात करते हैं। ऑफशोर एनर्जी होता है ना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उसके बाद डेनमार्क, और उसके बाद ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये सब मिलके इसको इनिशिएट किया है। अब कई और कंट्रीज में ज्वाइन कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, 1994 में बन के तैयार हुआ था, ताकि ग्रीन हाउस गैस को इमिट को रोक सके। अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में 198 मेंबर है। रियो कन्वेंशन में 3 बॉडी आया था ना, एक है UNCCD, मतलब डिजर्टिफिकेशन वाला, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला, और ये साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है पहले समझिए। साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इसको रोकना है। कैसे स्पेसीज? इंडेंजर स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसको हम वांशिगटन कन्वेंशन में बोलते हैं। इंडेंजर स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। और अभी उसका 19वां कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ पे हुआ? पनामा में हुआ, याद रखना। एम क्या है? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक जो डिजीज है ना, उसको रोकना है। जानवर से जो डिजीज हो जाते हैं ना, जैसे कोविड भी हुआ था, ऐसे डिजीज को रोकना है। इंडिया एंड साइट्स की COP19 की बात करते हैं। इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल टू रीओपन द इंटरनेशनल ट्रेड इन आइवरी एट द ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइट्स। तो इंडिया अगेंस्ट वोट किया किस चीज के? इंटरनेशनल ट्रेड इन आइवरी। तो इंडिया इसके अगेंस्ट किया है। और आइवरी का ट्रेड है ना, इसीलिए बैन किया गया था 1989 में, जब ऑल अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन को साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रख दिया गया था। अपेंडिक्स 1 रखने का मतलब कि अब इसका ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते।
अभी इस बारी क्या हुआ COP19 में, 2 इंडियन टर्टल स्पीसीज है ना, जिसका नाम है द रेड क्राउन रूफ टर्टल, जिसको बदाकुर कचुगा बोलते हैं, और उसका लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल निल्सोनिया लेथी बोलते हैं। इनको अपेंडिक्स 1 में रख दिया है साइट्स के, याद रखिए। ये जो है ना वो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में मिलता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में, WIA के अकॉर्डिंग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट। सबसे पहले बायो इकोनॉमी का सिंपल मतलब है जो रिसोर्स या तो वेस्ट होते हैं या रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्स, इन सब से आप ऐसा चीज बनाओ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, लाइक बायो एनर्जी, बायो वेस्ट प्रोडक्ट या कुछ और। तो ये रिपोर्ट निकाला। ये रिपोर्ट को रिलीज किसने किया, पहले रिलीज बताते हैं फिर बताएंगे बनाया किसने। रिलीज किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। प्रिपेयर किया मेड इन इंडिया फैसिलिटेशन सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक, किसके साथ एसोसिएशन करके, द एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड इंटरप्राइजेस, ABLE प्लस BIRAC। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिया की बायो इकोनॉमी 2021 में रजिस्टर की है, इतना ग्रोथ, ये सब याद नहीं करना, ये भी याद नहीं रखना। एक चीज और याद रख सकते हैं, इंडिया की बायो इकोनॉमी है ना, इंडिया के GDP का 2.6% है 2021 में। 3 बायोटेक स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट किया गया हर दिन 2021 में। टॉप 3 है साउथ एशिया में, टॉप 12 है डेस्टिनेशन बायोटेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में। ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का 3% शेयर रखता है। इंडिया सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ US FDA है, अप्रूव्ड मार्केटिंग प्लांट आउटसाइड द USA। ठीक है। बायो फार्मा सेक्टर लार्जेस्ट शेयर है बायो इकोनॉमी का। तो नेक्स्ट टॉपिक है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, COP14 कॉन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड COP कॉन्फ्रेंस है, COP14 कॉन्फ्रेंस है। ठीक है। रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड की बात करते हैं, हुआ कहाँ पे, वुहान में और जेनेवा में, दोनों जगह हुआ, हाइब्रिड फॉर्मेट में। थीम क्या था, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड नेटवर्क ये एक्टिव रोल निभाता है इसमें। और एम क्या है COP14 का, कॉलिंग फॉर एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, याद रखना। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 कौन निकालता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये निकालता है। ठीक है। तो ये बस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे 5 जो साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ, जिसको तौकते, यास, गुलाब, शहीन और जवाद, ये इंडिया में हुआ 2021 में। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो ना इस नंबर पर मैसेज करना। थैंक यू।